तो दोस्तों गेम ऑफ थ्रोन्स का जो नवा सेक्शन है वो हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज को चलते हुए बहुत समय हो चुका है। तकरीबन 8 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं और 9वें का हमें इंतज़ार है। बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इस पूरी सीरीज के बारे में, और 9th जो सेक्शन है वो कब तक हमें देखने को मिलने वाला है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इसकी यानी थोड़ी और डिटेल बताता हूँ और इसी के साथ फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। तो थोड़ी डिटेल में आगे आपको बता देता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स एक अमेरिकी फंतासी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जिसे डेविड बेनियॉफ और डीबी वेइस ने एचबीओ के लिए ये जॉर्ज आर मार्टिन के उच्च फंतासी उपन्यासों की श्रृंखला अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का पहला रूपांतरण है, जिसका पहला उपन्यास अ गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस शो का प्रीमियर अमेरिका में एचबीओ पर 17 अप्रैल 2011 को हुआ और 19 मई 2019 को 8 सीजन में प्रसारित 73 एपिसोड के साथ इसका समापन हुआ। काल्पनिक महाद्वीपों वेस्टरॉस और एसोस में रचित गेम ऑफ थ्रोन्स में एक विशाल कलाकार समूह है और शो के दौरान कई कथानकों को एक साथ दिखाया गया है। पहला प्रमुख कथानक वेस्टरॉस के 7 राज्यों के लौह सिंहासन से संबंधित है, जिसमें कुलीन परिवारों के बीच राजनीतिक संघर्षों का जाल बुना गया है, जो या तो सिंहासन पर दावा करने के लिए होड़ कर रहे हैं या स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा प्रमुख कथानक राज्य के अपदस्थ शासक राजवंश के अंतिम वंशज पर केंद्रित है, जिसे एसोस में निर्वासित कर दिया गया है और वो वापस आकर सिंहासन पर पुनः दावा करने की योजना बना रहा है। तीसरा कथानक नाइट्स वॉच का अनुसरण करता है, जो एक सैन्य संगठन है जो 7 राज्यों की उत्तरी सीमा से परे के खतरों से राज्य की रक्षा करता है। गेम ऑफ थ्रोन्स ने एचबीओ पर रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या हासिल की और इसके प्रशंसक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सक्रिय हैं। कई आलोचकों और प्रकाशनों ने इस शो को सर्वकालिक महानतम टेलीविजन श्रृंखलाओं में से एक माना है। आलोचकों ने अभिनय, जटिल किरदारों, कहानी, व्यापकता और निर्माण गुणवत्ता के लिए श्रृंखला की प्रशंसा की है। हालांकि नग्नता और हिंसा, यौन हिंसा सहित के बार-बार इस्तेमाल ने विवाद को जन्म दिया। अंतिम सीजन को इसकी कम लंबाई और रचनात्मक निर्णयों के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने इसे निराशाजनक अंत माना। इस श्रृंखला को 59 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिले, जो किसी भी ड्रामा श्रृंखला द्वारा सबसे अधिक हैं, जिनमें 2015, 2016, 2018 और 2019 में उत्कृष्ट ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार शामिल है। इसके अन्य पुरस्कारों और नामांकनों में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए 3 ह्यूगो पुरस्कार, 1 पीबॉडी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए 5 नामांकन शामिल हैं। 2 प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन और ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स क्रमशः 2022 और 2026 में एचबीओ पर प्रीमियर हुई। आधार कथानक ये भी देखें: अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का सारांश और अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया। गेम ऑफ थ्रोन्स मोटे तौर पर जॉर्ज आर मार्टिन की अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पुस्तक श्रृंखला की कहानियों पर आधारित है, जो काल्पनिक 7 राज्यों वेस्टरॉस और एसोस महाद्वीप में घटित होती है। ये श्रृंखला कई समानांतर कथानकों का अनुसरण करती है। पहली कहानी 7 राज्यों के लौह सिंहासन पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धी दावेदारों के बीच उत्तराधिकार युद्ध का अनुसरण करती है, जिसमें अन्य कुलीन परिवार सिंहासन से स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। दूसरी कहानी निर्वासित वंशज द्वारा सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों से संबंधित है। तीसरी कहानी आसन्न शीत ऋतु के खतरे के साथ साथ उत्तर के पौराणिक जीवों और क्रूर लोगों का वर्णन करती है। कलाकार और पात्र। मुख्य लेख: गेम ऑफ थ्रोन्स के पात्रों की सूची। गेम ऑफ थ्रोन्स में कलाकारों की एक विशाल टोली है, जिसे टेलीविजन पर सबसे बड़ी टोली माना जाता है। 2014 में कई अभिनेताओं के अनुबंधों पर 7वें सीजन के विकल्प को शामिल करने के लिए पुनर्विचार किया गया था। अंतिम सीजन तक मुख्य कलाकारों में से 5 सदस्यों ने प्रति एपिसोड $1 मिलियन कमाए, जिससे वे टेलीविजन के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले कलाकारों में शामिल हो गए।
एडर्ड नेड स्टार्क, शॉन बीन हाउस स्टार्क के मुखिया हैं। पत्नी कैटलिन मिशेल फेयरली के साथ उनके बच्चे रॉब, रिचर्ड मैडन, सांसा सोफी टर्नर, आर्य मैसी विलियम्स, ब्रेन इसाक हेम्स्टेड राइट और रिकॉन आर्ट पार्किंसन हैं। उनका एक नाजायज बेटा जॉन स्नो किट हैरिंगटन भी है, जो अपने विद्वान मित्र सैमुअल टार्ली, जॉन ब्रैडली के साथ लॉर्ड कमांडर जियोर मॉरमॉन्ट जेम्स कॉस्मो के अधीन नाइट वॉच में सेवा करता है। दीवार के उत्तर में रहने वाले वाइल्डिंग्स में गिली, हन्ना मरे, टॉरमुंड जायंट्स बेन, क्रिस्टोफर हिवजू और यगरेट रोज लेस्ली शामिल हैं। हाउस स्टार्क से जुड़े अन्य लोगों में नेड का पालक थियोन ग्रेजॉय, अल्फी एलन, नेड का जागीरदार रूज बोल्टन, माइकल मैकलहैटन और बोल्टन का नाजायज बेटा रैमसे स्नो, इवान रियॉन शामिल हैं। रॉब वैद्य तालिसा मेगीर ऊना चैपलिन के साथ गठबंधन करता है, जबकि दूसरी ओर आर्य लोहार के प्रशिक्षु जेनरी जो डेम्पसी और हत्यारे जैकन हगर टॉम व्लास्चिहा से दोस्ती करती है, और कैटलिन का परिचय ब्रियन ऑफ टार्थ ग्वेंडोलिन क्रिस्टी से कराया जाता है। किंग्स लैंडिंग में राजा रॉबर्ट प्रथम बराथियन मार्क एडी का सर्सी लैनिस्टर लेना हेडी के साथ एक प्रेमहीन राजनीतिक विवाह है। उसका जुड़वा भाई जेमी निकोलाज कोस्टर वाल्डो किंग्सगार्ड में सेवा करता है, जबकि छोटा भाई टिरियन पीटर डिंकलेज अपनी प्रेमिका शे सिबिल केकिली और भाड़े के सैनिक ब्रॉन जेरोम फ्लिन के साथ रहता है। सर्सी के पिता टाइविन चार्ल्स डांस लैनिस्टर परिवार के मुखिया और वेस्टरॉस के सबसे धनी व्यक्ति हैं। सर्सी के बच्चों में बेटे जॉफ्री, जैक ग्लीसन और टॉमन डीन चार्ल्स चैपमैन शामिल हैं। जॉफ्री की रक्षा दागदार चेहरे वाले योद्धा सैंडोर द हाउंड क्लेगन रोरी मैक्केन करते हैं। राजा की छोटी परिषद में कोषाध्यक्ष पेटियर लिटिल फिंगर बेलिश, एडन गिलन और जासूस प्रमुख वेरिस कॉनलेथ हिल शामिल हैं। ड्रैगनस्टोन में रॉबर्ट के छोटे भाई स्टैनिस स्टीफन डिलन को विदेशी पुजारिन मेलिसेंड्रे कैरीस वैन हाउटन और पूर्व तस्कर डेवोस सीवर्थ लियाम कनिंगम सलाह देते हैं। दरबार में हाउस टायरल का प्रतिनिधित्व मार्गेरी नताली डॉर्मर करती हैं। हाई स्पैरो जॉनथन प्राइस को धार्मिक नेता के रूप में शक्ति दी जाती है, जबकि योद्धा एलारिया सैंड इंदिरा वर्मा लैनिस्टर्स के खिलाफ बदला लेना चाहती है। नैरो सी के पार भाई बहन विसेरिस हैरी लॉयड और डेनेरिस टारगेरियन एमिलिया क्लार्क डैनी कहा जाता है, निर्वासन में हैं। डेनेरिस को खानाबदोश डोथराकी के नेता खाल ड्रोगो जेसन मोमोआ से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके दल में निर्वासित वेस्ट्रॉसी नाइट जोरा मॉरमॉन्ट, इयान ग्लेन, सहायक मिसनडेई नथाली इमैनुअल, भाड़े का सैनिक डारियो नाहारिस, एड स्क्रीन और मिशेल हुइसमैन और कुलीन सैनिक ग्रे वॉर्म जैकब एंडरसन शामिल हैं। मुख्य कलाकार और पात्र पीटर डिंकलेज टायरियन लैनिस्टर, पीटर डिंकलेज टायरियन लैनिस्टर, निकोलेज कोस्टर वाल्डो जैमे लैनिस्टर, निकोलेज कोस्टर वाल्डो जैमे लैनिस्टर, लीना हेडी सेर्सी लैनिस्टर, लीना हेडी सेर्सी लैनिस्टर, एमिलिया क्लार्क डेनेरिस टारगेरियन, एमिलिया क्लार्क डेनेरिस टारगेरियन, किट हैरिंगटन जॉन स्नो, किट हैरिंगटन जॉन स्नो, सोफी टर्नर सांसा स्टार्क, सोफी टर्नर सांसा स्टार्क, मैसी विलियम्स आर्या स्टार्क, मैसी विलियम्स आर्या स्टार्क, अल्फी एलन थियोन ग्रेजॉय, अल्फी एलन थियोन ग्रेजॉय, इसहाक हेम्स्टेड राइट ब्रैन स्टार्क, इसहाक हेम्स्टेड राइट ब्रैन स्टार्क, इयान ग्लेन जोरा मॉरमॉन्ट, इयान ग्लेन जोरा मॉरमॉन्ट। विषय वस्तु, मुख्य लेख ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में विषय वस्तु। टेलीविजन समीक्षकों और इतिहासकारों दोनों ने ही इस श्रृंखला की प्रशंसा की है, जिसे मध्ययुगीन यथार्थवाद के रूप में देखा गया है। जॉर्ज आर मार्टिन ने कहानी को समकालीन फंतासी की बजाय ऐतिहासिक कथा जैसा बनाने का प्रयास किया, जिसमें जादू और टोना पर कम और युद्धों, राजनीतिक षड्यंत्रों और पात्रों पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि महाकाव्य फंतासी शैली में जादू का उपयोग संयमित रूप से किया जाना चाहिए। मार्टिन ने कहा, मानव इतिहास की सच्ची भयावहता ऑर्क और डार्क लॉर्ड से नहीं बल्कि हमसे ही उत्पन्न होती है। शिक्षाविदों ने इस श्रृंखला को नव मध्ययुगीन के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मध्ययुगीन इतिहास और लोकप्रिय फंतासी के अंतर संबंध पर केंद्रित है। फंतासी शैली में एक सामान्य विषय अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है,
जिसके बारे में मार्टिन कहते हैं कि ये वास्तविक दुनिया को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस श्रृंखला में राजनीतिक नेताओं को अधिकतर नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है, क्योंकि वे आमतौर पर आम लोगों की भलाई की उपेक्षा करते हैं और स्वार्थी कारणों से अपने निर्णय लेते हैं। कुछ संभावित अपवादों में डेनेरिस टारगेरियन, जॉन स्नो और टिरियन लैनिस्टर शामिल हैं, जिन्होंने जनता के प्रति चिंता दिखाई है। फिर भी उनके तरीकों या उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की आलोचना की गई है। मार्टिन मोचन और चरित्र परिवर्तन के प्रश्नों के माध्यम से अच्छाई और बुराई के बीच संबंधों की पड़ताल करते हैं। कई अन्य काल्पनिक कहानियों के विपरीत, ये श्रृंखला दर्शकों को विभिन्न पात्रों को उनके दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है। शुरुआती सीजन में अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर किताबों के प्रभाव में मुख्य पात्रों को नियमित रूप से मार दिया जाता था और इसे दर्शकों के बीच तनाव पैदा करने का कारण माना जाता था। मार्टिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि वो युद्ध और हिंसा को यथार्थवादी तरीके से चित्रित करना चाहते थे, जिसका अर्थ कभी-कभी ये हो सकता है कि नायक या मुख्य पात्र घायल या मारे जा सकते हैं। बाद के सीजन में आलोचकों ने बताया कि कुछ पात्रों ने अप्रत्याशित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए प्लॉट आर्मर विकसित कर लिया था और इसका श्रेय गेम ऑफ थ्रोन्स के उपन्यासों से हटकर एक पारंपरिक टेलीविजन श्रृंखला बनने को दिया। 2012 के एक अध्ययन में 40 हालिया टेलीविजन ड्रामा शो में से गेम ऑफ थ्रोन्स प्रति एपिसोड मौतों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा, जिसका औसत 14 था। 2018 में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन में कहा गया कि लगभग 60% प्रमुख पात्रों की मृत्यु हिंसा और युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। प्रेरणाएं और व्युत्पत्तियां। हालांकि श्रृंखला का पहला सीजन पहले उपन्यास की घटनाओं का बारीकी से अनुसरण करता है, बाद के सीजनों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। बेनियोफ के अनुसार टीवी रूपांतरण पूरी श्रृंखला को रूपांतरित करने और जॉर्ज द्वारा हमारे लिए बनाए गए मानचित्र का अनुसरण करने और प्रमुख पड़ावों को छूने के बारे में है, लेकिन जरूरी नहीं कि रास्ते में आने वाले प्रत्येक पड़ाव को भी शामिल किया जाए। उपन्यासों के कथानक और उनके रूपांतरण के पहलू यूरोपीय इतिहास की पृष्ठभूमि, पात्रों और घटनाओं पर आधारित हैं। वेस्टरॉस का अधिकांश भाग उच्च मध्ययुगीन यूरोप की याद दिलाता है, इसकी भूगोल और महलों से लेकर इसकी संस्कृति, सामंती व्यवस्था, महल की साजिशों और शूरवीरों के टूर्नामेंट तक। मध्ययुगीन यूरोप की तरह श्रृंखला में अधिकांश घराने सत्ता की पितृसत्तात्मक प्रणाली का उपयोग करते हैं। श्रृंखला में यातना के दृश्यों सहित गॉथिक कथा साहित्य के तत्व भी शामिल हैं। इन उपन्यासों की एक प्रमुख प्रेरणा लैंकेस्टर और यॉर्क राजवंशों के बीच हुए अंग्रेजी रोजेज युद्ध 1455-1455 है, जो मार्टिन के लैनिस्टर और स्टार्क राजवंशों में परिलक्षित होते हैं। षड्यंत्रकारी सेर्सी लैनिस्टर फ्रांस की भेड़िया इजाबेला 1295-1355 की याद दिलाती है। मॉरिस ड्रूअन की ऐतिहासिक उपन्यास श्रृंखला द एक्कर्स्ड किंग्स में चित्रित इजाबेला और उसका परिवार मार्टिन की मुख्य प्रेरणा थे। श्रृंखला के तत्वों के अन्य ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों में शामिल हैं हेड्रियन की दीवार, जो मार्टिन की दीवार बन जाती है, रोमन साम्राज्य और अटलांटिस की किंवदंती, प्राचीन वैलेरिया और उसका विनाश, दमिश्क स्टील, वैलेरियन स्टील, बिजांटिन ग्रीक आग, जंगली आग, प्राचीन विश्व के 7 अजूबे जैसे रोड्स का कोलोसस, ब्रेवोस का टाइटन और एलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय, ओल्ड टाउन का हाई टावर, वाइकिंग युग की आइसलैंडिक गाथाएं, आयरन बॉर्न, मंगोल सेना, डोथराकी, प्राचीन मिस्र, स्लेवर की खाड़ी, 100 साल का युद्ध और इतालवी पुनर्जागरण। श्रृंखला की लोकप्रियता का श्रेय आंशिक रूप से मार्टिन के इन तत्वों को वैकल्पिक इतिहास के एक विश्वसनीय संस्करण में संयोजित करने के कौशल को दिया गया है। गेम ऑफ थ्रोन से पहले अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर उपन्यास श्रृंखला लोकप्रिय थी। इस श्रृंखला की दुनिया भर में 9 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और उपन्यासों का 45 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जॉर्ज आर मार्टिन को इस श्रृंखला के लिए कई फंतासी लेखन पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें एक वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड और कई लोक्स अवार्ड शामिल हैं। अ फीस्ट फॉर क्रोस के प्रकाशन के बाद 2005 में टाइम पत्रिका के लिए लिखते हुए पत्रकार लेव ग्रॉसमैन ने मार्टिन को अमेरिकी टॉल्किन कहा और कहा कि वे फंतासी के विकास में एक प्रमुख शक्ति हैं। जनवरी 2006 में
डेविड बेनियॉफ ने मार्टिन के साहित्यिक एजेंट से उन पुस्तकों के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। बचपन से ही फैंटेसी उपन्यासों के प्रशंसक रहे बेनियॉफ को अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में दिलचस्पी हो गई, जिसे उन्होंने पढ़ा नहीं था। साहित्यिक एजेंट ने बेनियॉफ को श्रृंखला की पहली 4 पुस्तकें भेजी। बेनियॉफ ने पहले उपन्यास अ गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ 100 पृष्ठ पढ़े, डीबी वीस के साथ अपना उत्साह साझा किया और सुझाव दिया कि वे मार्टिन के उपन्यासों को एक टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित करें। वीस ने पहला उपन्यास शायद 36 घंटों में पूरा कर लिया। सांता मोनिका बुलेवार्ड के एक रेस्तरां में मार्टिन, जो स्वयं एक अनुभवी पटकथा लेखक थे, के साथ 5 घंटे की बैठक के बाद उन्होंने एचबीओ को श्रृंखला का प्रस्ताव दिया। बेनियॉफ के अनुसार उन्होंने मार्टिन को उनके प्रश्न जॉन स्नो की मां कौन है का उत्तर जानकर मना लिया। मैंने खुद हॉलीवुड में लगभग 10 साल काम किया था, 80 के दशक के उत्तरार्ध से 90 के दशक तक। मैं द ट्वाइलाइट जोन और ब्यूटी एंड द बीस्ट के स्टाफ में था। मेरे सभी पहले ड्राफ्ट या तो बहुत बड़े होते थे या बहुत महंगे। मुझे हमेशा ही काट छांट करने की प्रक्रिया से नफरत थी। मैं कहता था, मैं इससे तंग आ गया हूं। मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो जितना बड़ा मैं चाहूं उतना बड़ा होगा, जिसमें हजारों किरदार होंगे और उसमें विशाल महल, युद्ध और ड्रैगन होंगे। जॉर्ज आर आर मार्टिन लेखक बेनियॉफ और वीस द्वारा संपर्क किए जाने से पहले मार्टिन अन्य पटकथा लेखकों से पहले ही मिल चुके थे, जिनमें से अधिकांश श्रृंखला को एक फीचर फिल्म के रूप में रूपांतरित करना चाहते थे। हालांकि मार्टिन ने इसे फिल्म के लिए असंभव माना, ये कहते हुए कि उनके एक उपन्यास का आकार द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जितना बड़ा है, जिसे 3 फीचर फिल्मों के रूप में रूपांतरित किया जा चुका है। बेनियॉफ ने भी सहमति जताई कि उपन्यासों को फीचर फिल्म में बदलना असंभव होगा, क्योंकि उनका दायरा फीचर फिल्म के लिए बहुत बड़ा है और दर्जनों पात्रों को हटाना पड़ेगा। बेनियॉफ ने आगे कहा, इस तरह की एक फंतासी फिल्म जिसे किसी बड़े स्टूडियो द्वारा वित्तपोषित किया गया हो को लगभग निश्चित रूप से PG-13 रेटिंग की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कोई यौन क्रिया नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई अपशब्द नहीं, धिक्कार है। मार्टिन HBO श्रृंखला के रूप में इसे रूपांतरित करने के सुझाव से प्रसन्न हुए, ये कहते हुए कि उन्होंने कभी इसकी कल्पना कहीं और नहीं की थी। सीरीज का विकास जनवरी 2007 में शुरू हुआ। HBO ने उपन्यासों के टेलीविजन अधिकार हासिल कर लिए, जिसमें बेनियॉफ और वीस सीरीज के कार्यकारी निर्माता और मार्टिन सह कार्यकारी निर्माता थे। इरादा था कि प्रत्येक उपन्यास से एक सीजन के लायक एपिसोड तैयार किए जा सकें। शुरुआत में मार्टिन प्रति सीजन एक एपिसोड लिखते थे, जबकि बेनियॉफ और वीस बाकी एपिसोड लिखते थे। जेन एस्पेंसन और ब्रायन कॉगमैन को बाद में पहले सीजन के लिए एक एक एपिसोड लिखने के लिए जोड़ा गया। बेनियॉफ और वीस द्वारा पायलट स्क्रिप्ट के पहले और दूसरे ड्राफ्ट क्रमशः अगस्त 2007 और जून 2008 में जमा किए गए थे। हालांकि HBO को दोनों ड्राफ्ट पसंद आए, नवंबर 2008 तक पायलट का आदेश नहीं दिया गया। पायलट एपिसोड विंटर इज कमिंग 2009 में शूट किया गया था। निजी स्क्रीनिंग के बाद मिली खराब प्रतिक्रिया के चलते HBO ने व्यापक रीशूट, लगभग 90% एपिसोड जिसमें कास्ट और निर्देशन में बदलाव शामिल थे, की मांग की। पायलट एपिसोड के निर्माण में HBO को कथित तौर पर $5-10 मिलियन का खर्च आया, जबकि पहले सीजन का बजट $50-60 मिलियन होने का अनुमान था। दूसरे सीजन के लिए ब्लैक वाटर में निर्णायक लड़ाई के लिए श्रृंखला के बजट में 15% की वृद्धि की गई, जिसका बजट $8 मिलियन था। 2012 और 2015 के बीच प्रति एपिसोड औसत बजट $6 मिलियन से बढ़कर कम से कम $8 मिलियन हो गया। छठे सीजन का बजट प्रति एपिसोड $10 मिलियन से अधिक था, जिससे पूरे सीजन का कुल बजट $100 मिलियन से अधिक हो गया, जो किसी श्रृंखला के निर्माण लागत का रिकॉर्ड है। अंतिम सीजन तक प्रति एपिसोड निर्माण बजट $15 मिलियन होने का अनुमान था। ढलाई। नीना गोल्ड और रॉबर्ट स्टर्न इस सीरीज के मुख्य कास्टिंग डायरेक्टर थे। ऑडिशन और रीडिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य कलाकारों का चयन किया गया। केवल पीटर डिंकलेज और शॉन बीन अपवाद थे, जिन्हें लेखक शुरू से ही लेना चाहते थे। 2009 में पायलट एपिसोड में उनके शामिल होने की घोषणा की गई थी। पायलट एपिसोड के लिए साइन किए गए अन्य अभिनेताओं में जॉन स्नो के रूप में किट हैरिंगटन,
जॉफ्री बराथियन के रूप में जैक ग्लीसन, विसेरिस टारगेरियन के रूप में हैरी लॉयड और रॉबर्ट बराथियन के रूप में मार्क एडी शामिल थे। बेनियॉफ और वीस के अनुसार एडी को ऑडिशन में उनके प्रदर्शन के कारण सीरीज के लिए कास्ट करना सबसे आसान था। पायलट एपिसोड के कुछ किरदारों को पहले सीजन के लिए फिर से कास्ट किया गया। कैटलिन स्टार्क की भूमिका शुरू में जेनिफर एहले ने निभाई थी, लेकिन बाद में मिशेल फेयरली को यह भूमिका दी गई। डेनेरिस टारगेरियन के किरदार को भी फिर से चुना गया, जिसमें टेम्जियन मर्चेंट की जगह एमिलिया क्लार्क को लिया गया। पहले सीजन के बाकी कलाकारों का चयन 2009 के दूसरे भाग में किया गया था। हालांकि पहले सीजन के बाद कई कलाकार वापस आ गए थे, लेकिन निर्माताओं को बाद के प्रत्येक सीजन में कई नए किरदारों को कास्ट करना था। नए किरदारों की बड़ी संख्या के कारण बेनियॉफ और वीस ने दूसरे सीजन में कई प्रमुख किरदारों को पेश करना स्थगित कर दिया और कई किरदारों को एक में मिला दिया या अलग-अलग किरदारों को कथानक संबंधी भूमिकाएं सौंपी। कुछ आवर्ती किरदारों को वर्षों में फिर से कास्ट किया गया। उदाहरण के लिए ग्रेगोर क्लेगन को 3 अलग-अलग अभिनेताओं द्वारा निभाया गया, जबकि डीन चार्ल्स चैपमैन ने टॉममैन बराथियन और एक छोटे लेनिस्टर किरदार दोनों की भूमिका निभाई। लिखना जॉर्ज आर मार्टिन। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लेखक जॉर्ज आर मार्टिन इस सीरीज के सह कार्यकारी निर्माता हैं और उन्होंने पहले 4 सीजन में से प्रत्येक के लिए एक एपिसोड लिखा है। गेम ऑफ थ्रोन्स ने अपने 8 सीजन में 7 लेखकों का इस्तेमाल किया। बेनियॉफ और वीस ने प्रत्येक सीजन के अधिकांश एपिसोड लिखे। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लेखक जॉर्ज आर मार्टिन ने पहले 4 सीजन में से प्रत्येक में एक एपिसोड लिखा। मार्टिन ने बाद के सीजन के लिए कोई एपिसोड नहीं लिखा, क्योंकि वो छठे उपन्यास द विंड्स ऑफ विंटर को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। जेन एस्पेंसन ने एक स्वतंत्र लेखक के रूप में पहले सीजन के एक एपिसोड का सह-लेखन किया। कोगमैन, जो शुरू में श्रृंखला के लिए एक पटकथा समन्वयक थे, को 5वें सीजन के लिए निर्माता के पद पर पदोन्नत किया गया। कोगमैन, जिन्होंने पहले 5 सीजन के लिए कम से कम एक एपिसोड लिखा था, बेनियॉफ और वीस के साथ लेखकों के कक्ष में एकमात्र अन्य लेखक थे। कोगमैन की पदोन्नति से पहले वेनेसा टेलर, जो दूसरे और तीसरे सीजन के दौरान लेखिका थीं, ने बेनियॉफ और वीस के साथ मिलकर काम किया। डेव हिल बेनियॉफ और वीस के सहायक के रूप में काम करने के बाद 5वें सीजन के लिए लेखन टीम में शामिल हुए। हालांकि मार्टिन लेखकों के कक्ष में नहीं थे, उन्होंने पटकथा की रूपरेखा पढ़ी और टिप्पणियां की। बेनियॉफ और वीस कभी-कभी पात्रों को विशेष लेखकों को सौंप देते थे। उदाहरण के लिए कॉगमैन को चौथे सीजन के लिए आर्या स्टार्क का किरदार सौंपा गया था। लेखकों ने कई सप्ताह पात्रों की रूपरेखा तैयार करने में बिताए, जिसमें उपन्यासों से ली गई सामग्री और मुख्य विषय शामिल थे। इन व्यक्तिगत रूपरेखाओं के पूरा होने के बाद उन्होंने प्रत्येक मुख्य पात्र के व्यक्तिगत विकास पर चर्चा करने और उन्हें एपिसोड दर एपिसोड व्यवस्थित करने में 2 से 3 सप्ताह और बिताए। एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें प्रत्येक लेखक ने प्रत्येक एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए उसके एक हिस्से पर काम किया। कॉगमैन, जिन्होंने 5वें सीजन के लिए 2 एपिसोड लिखे, ने दोनों स्क्रिप्ट पूरी करने में 1.5 महीने का समय लिया। फिर उन्हें बेनियॉफ और वीस ने पढ़ा, जिन्होंने टिप्पणियां बनाई और स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों को फिर से लिखा गया। सभी 10 एपिसोड फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही लिखे गए थे, क्योंकि उन्हें अलग-अलग देशों में 2 इकाइयों द्वारा क्रम से बाहर शूट किया गया था। बेनियॉफ और वीस ने अपने एपिसोड एक साथ लिखे। एक ने स्क्रिप्ट का पहला भाग लिखा और दूसरे ने दूसरा भाग। फिर उन्होंने टिप्पणियां बनाने और फिर से लिखने के लिए ड्राफ्ट को एक दूसरे को दिखाया। रूपांतरण कार्यक्रम और एपिसोड। मुख्य लेख गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड की सूची। छठे सीजन में गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी प्रकाशित उपन्यासों से आगे निकलने लगी, जिसके बाद श्रृंखला मार्टिन द्वारा प्रदान किए गए भविष्य के उपन्यासों की रूपरेखा और मूल सामग्री पर आधारित थी। चौथे सीजन से पहले मार्टिन ने कहा कि मूल सामग्री लिखे जाने से पहले टेलीविजन श्रृंखला के रिलीज होने में समस्या थी। बेनियॉफ के अनुसार मार्टिन ने शो के निर्माताओं को श्रृंखला की अंतिम 2 पुस्तकों की रूपरेखा दी थी। अप्रैल 2016 में शो के निर्माताओं की योजना छठे सीजन के बाद 13 और एपिसोड शूट करने की थी। 7वें सीजन में 7 एपिसोड और 8वें में 6 एपिसोड।
उसी महीने बाद में श्रृंखला को 7 एपिसोड के ऑर्डर के साथ 7वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। एचबीओ ने जून 2016 में घोषणा की कि 8वां सीजन श्रृंखला का अंतिम सीजन होगा। इस शो की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, क्रोएशिया, आइसलैंड, माल्टा, मोरक्को और स्पेन में हुई थी। पहले सीजन की मुख्य शूटिंग 26 जुलाई 2010 को शुरू होनी थी। प्राथमिक स्थान उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में पेंट हॉल स्टूडियो था। उत्तरी आयरलैंड में बाहरी दृश्यों की शूटिंग मॉर्न पर्वत में सैंडी ब्रे, वेस्ट डोथराक के स्थान पर, कैसल वार्ड, विंटरफेल, सेंट फील्ड एस्टेट्स, विंटरफेल का गॉड्सवुड, टॉलीमोर फॉरेस्ट, बाहरी दृश्य, कैर्न कैसल, फांसी स्थल, मैगरमोर खदान, कैसल ब्लैक और शेन कैसल टूर्नामेंट का मैदान में की गई थी। स्कॉटलैंड के स्टर्लिंग में डॉने कैसल का उपयोग भी मूल पायलट एपिसोड में विंटरफेल के दृश्यों के लिए किया गया था। निर्माताओं ने शुरू में पूरी श्रृंखला की शूटिंग स्कॉटलैंड में करने पर विचार किया था, लेकिन स्टूडियो स्थान की उपलब्धता और कर छूट के कारण उत्तरी आयरलैंड को चुना। डुब्रोवनिक का 4 दीवारी वाला शहर दूसरे सीजन में किंग्स लैंडिंग के स्थान पर दुब्रोवनिक के किलेबंद शहर का इस्तेमाल किया गया था। पहले सीजन के दक्षिणी दृश्यों की शूटिंग माल्टा में हुई थी, जो पायलट एपिसोड के मोरक्को स्थित सेट से एक बदलाव था। किंग्स लैंडिंग के लिए मदीना शहर का उपयोग किया गया था। फोर्ट मैनुएल, बेलौर के सेप्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए, गोजो द्वीप पर एजियोर विंडो, डोथराकी विवाह स्थल और सैन एंटोन पैलेस, फोर्ट रिकासोली, फोर्ट सेंट एंजेलो और सेंट डोमिनिक मठ, सभी का उपयोग रेड कीप के दृश्यों के लिए किया गया था में भी फिल्मांकन हुआ था। दूसरे सीजन के दक्षिणी दृश्यों की शूटिंग माल्टा से क्रोएशिया में स्थानांतरित हो गई, जहां डब्रोवनिक शहर और आसपास के स्थानों ने एक 4 दीवारी वाले तटीय मध्ययुगीन शहर के बाहरी दृश्यों की अनुमति दी। डब्रोवनिक की दीवारें और फोर्ट लेवरिजेनक का उपयोग किंग्स लैंडिंग के दृश्यों के लिए किया गया था। हालांकि श्रृंखला में कुछ स्थानीय इमारतों के बाहरी दृश्य, उदाहरण के लिए रेड कीप और बेलौर का सेप्ट, कंप्यूटर जनित हैं। लोकरम द्वीप, तटीय शहर ट्रोगिर में सेंट डोमिनिक मठ, डब्रोवनिक में रेक्टर का महल और डबाक खदान कुछ किलोमीटर पूर्व में का उपयोग क्वार्थ में फिल्माए गए दृश्यों के लिए किया गया था। दीवार के उत्तर में फ्रॉस्ट फैंक्स में और फर्स्ट मेन के मुट्ठी पर फिल्माए गए दृश्यों को नवंबर 2011 में आइसलैंड में स्मिर्ला बजॉर्क के पास, वतनाजुकुल ग्लेशियर, स्काफ्टाफेल के पास स्वेनाफेल्स जोकुल ग्लेशियर और होफ्टा ब्रेकू हेडी पर विक के पास मायरडेल्स जोकुल ग्लेशियर पर फिल्माया गया था। उत्तरी आयरलैंड के बैलिंटॉय बंदरगाह पर भी फिल्मांकन हुआ। बैलिंटॉय हार्बर पहले आयरन आइलैंड्स पर स्थित लॉर्ड्स पोर्ट था। तीसरे सीजन की शूटिंग डब्रोवनिक में फिर से शुरू हुई और डब्रोवनिक की दीवारें, फोर्ट लवरिजेनक और आसपास के स्थानों का उपयोग किंग्स लैंडिंग और रेड कीप के दृश्यों के लिए फिर से किया गया। ट्रिस्टेनो आर्बोरेटम, एक नया स्थान, किंग्स लैंडिंग में टायरेल परिवार का बगीचा है। तीसरे सीजन की शूटिंग मोरक्को, एसोइरा शहर सहित में भी हुई, जहां एसोस में डेनेरिस के दृश्यों को फिल्माया गया। आइसलैंड में डिम्मू बोर्गिर और ग्रजो टागजा गुफा का भी उपयोग किया गया। एक दृश्य जिसमें एक असली भालू था, लॉस एंजलिस में फिल्माया गया था। प्रोडक्शन में 3 यूनिट, ड्रैगन, वुल्फ और रेवन, समानांतर रूप से शूटिंग कर रही थीं। 6 निर्देशन टीमें, 257 कलाकार और 703 क्रू सदस्य शामिल थे। चौथे सीजन में कहानी डब्रोवनिक लौट आई और इसमें स्प्लिट में डायोक्लेटियन पैलेस, स्प्लिट के उत्तर में क्लिस किला, स्प्लिट के पूर्व में पेरुन खदान, मोसोर पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में बास्का वोडा सहित नए स्थान शामिल किए गए। ब्रियन और हाउंड के बीच लड़ाई के लिए आइसलैंड में थिंगवैलिर राष्ट्रीय उद्यान का उपयोग किया गया था। 5वें सीजन में स्पेन के सेविले को जोड़ा गया, जिसका उपयोग डॉर्न और कॉर्डोबा के दृश्यों के लिए किया गया था। छठे सीजन की शूटिंग जुलाई 2015 में शुरू हुई और इसकी शूटिंग स्पेन में हुई। शूटिंग क्रोएशिया के डब्रोवनिक में भी हुई। 7वें सीजन के 7 एपिसोड की शूटिंग 31 अगस्त 2016 को बेलफास्ट के टाइटैनिक स्टूडियो में शुरू हुई। इसके अलावा आइसलैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्पेन के कई स्थानों पर भी शूटिंग हुई, जिनमें सेविले, कैसरेस, अल्मोडोवर डेल रियो, सेंटिपोन्स, जुमाइया और बर्मियो शामिल हैं। कुछ यूरोपीय स्थानों पर सर्दियों के मौसम को सुनिश्चित करने के लिए
आवश्यकता अनुसार शूटिंग फरवरी 2017 के अंत तक जारी रही। 8वें सीजन की शूटिंग अक्टूबर 2017 में शुरू हुई और जुलाई 2018 में समाप्त हुई। नए फिल्मांकन स्थानों में उत्तरी आयरलैंड में मनीग्लास और सेंटफील्ड शामिल थे, जहां द लॉन्ग नाइट के युद्ध दृश्यों की शूटिंग हुई थी। स्थानों पर प्रभाव उत्तरी आयरलैंड स्क्रीन, इन्वेस्ट एनआई और यूरोपीय क्षेत्रीय विकास कोष द्वारा वित्त पोषित एक यूके सरकारी एजेंसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स के वित्त पोषण में मदद की। टूरिज्म आयरलैंड का गेम ऑफ थ्रोन्स थीम वाला मार्केटिंग अभियान न्यूजीलैंड के टॉल्किन संबंधित विज्ञापन के समान है। प्रथम मंत्री अर्लीन फॉस्टर के अनुसार इस श्रृंखला ने उत्तरी आयरलैंड को द ट्रबल्स के अलावा उसके इतिहास में सबसे अधिक प्रचार दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स और अन्य टीवी श्रृंखलाओं के निर्माण ने उत्तरी आयरलैंड के रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे 2008 और 2013 के बीच कला, मनोरंजन से संबंधित नौकरियों में अनुमानित 12.4% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान शेष यूके में 4.3% की तुलना में। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद एचबीओ ने उत्तरी आयरलैंड में अपने फिल्मांकन स्थलों को 2019 में खोले जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में परिवर्तित कर दिया। 2019 तक गेम ऑफ थ्रोन्स के कारण प्रतिवर्ष 350,000 आगंतुक या सभी पर्यटकों का छठा हिस्सा उत्तरी आयरलैंड आए। अन्य पर्यटन संगठनों ने गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने स्थानों के प्रदर्शित होने के बाद बुकिंग में वृद्धि दर्ज की। 2014 और 2016 के बीच Hotels.com ने बताया कि आइसलैंड में होटल बुकिंग में 285% और डब्रोवनिक में 120% की वृद्धि हुई। 2016 में मोरक्को के आरजाजेट में बुकिंग दोगुनी हो गई, जो डेनेरिस के तीसरे सीजन के दृश्यों का स्थान था। एपिसोड प्रसारित होने के बाद डब्रोवनिक में भी पर्यटकों के रातों रात ठहरने में वृद्धि देखी गई। हालांकि श्रृंखला के कारण पर्यटन में हुई वृद्धि, जिसका अनुमान कई वर्षों से इसकी वार्षिक वृद्धि के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार है, ने अति पर्यटन के बारे में चिंताएं पैदा कर दी और इसके महापौर ने शहर में पर्यटकों की संख्या पर सीमाएं लगा दी। श्रृंखला के समापन के बाद एचबीओ ने अप्रैल 2019 में शो के प्रॉप्स और सेट के टुकड़ों वाली एक नई प्रदर्शनी और पर्यटक आकर्षण की घोषणा की। गेम ऑफ थ्रोन्स स्टूडियो टूर नामक ये आकर्षण बेलफास्ट के बाहर लिनन मिल स्टूडियो में स्थित होगा, जो पहले शो की शूटिंग का स्थान था। अध्ययनों से पता चला है कि इस श्रृंखला का उत्तरी आयरलैंड और डब्रोवनिक दोनों के लिए समग्र रूप से सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक आर्थिक परिणामों के बावजूद कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स से संबंधित पर्यटन गतिविधियों का ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक महत्व के अन्य स्थानों पर प्रभाव और नुकसान हो सकता है। रास्ते पर लाने वाला गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रत्येक 10 एपिसोड वाले सीजन में 4 से 6 निर्देशक होते थे, जो आमतौर पर लगातार एपिसोड निर्देशित करते थे। एलन टेलर ने 7 एपिसोड निर्देशित किए, जो किसी भी निर्देशक द्वारा निर्देशित सबसे अधिक एपिसोड थे। एलेक्स ग्रेव्स, डेविड नटर, मार्क माइलॉर्ड और जेरेमी पोडेस्वा ने 6 एपिसोड निर्देशित किए। डैनियल मिनाहन ने 5 एपिसोड निर्देशित किए और मिशेल मैक्लारेन, एलिक सखारोव और मिगुएल सैपोचनिक ने 4 एपिसोड निर्देशित किए। मैक्लारेन पूरी श्रृंखला की एकमात्र महिला निर्देशक हैं। ब्रायन कर्क ने पहले सीजन के दौरान 3 एपिसोड निर्देशित किए और टिम वैन पैटन ने श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड निर्देशित किए। नील मार्शल ने 2 एपिसोड निर्देशित किए, दोनों में बड़े युद्ध दृश्य थे, ब्लैक वाटर और द वॉचर्स ऑन द वॉल। अन्य निर्देशकों में जैक बेंडर, डेविड पेट्रार्का, डैनियल सैकहाइम, माइकल स्लोविस और मैट शकमान शामिल हैं। डेविड बेनियॉफ और डीबी वीस ने एक साथ 2 एपिसोड निर्देशित किए, लेकिन दोनों को केवल एक एपिसोड का श्रेय दिया गया, जिसका निर्धारण सिक्का उछालकर किया गया। 8वें सीजन के लिए डेविड नटर और मिगुएल सैपोजनिक, जिन्होंने पिछले एपिसोड पर काम किया था, ने पहले 5 एपिसोड निर्देशित किए। बेनियॉफ और वीस को शो के समापन एपिसोड द आयरन थ्रोन के लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में श्रेय दिया गया। उत्पादन डिजाइन, बाहरी वीडियो आइकन शो के कॉस्ट्यूम के शोध और डिजाइन की जानकारी देने वाला HBO का प्रमोशनल वीडियो, यूट्यूब वीडियो। मिशेल क्लैप्टन गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले 5 सीजन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। बाद में उनकी जगह अप्रैल फेरी ने ले ली।
क्लैप्टन 7वें सीजन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में श्रृंखला में वापस आईं। पहले 3 सीजन के लिए पॉल एंगेलिन गेम ऑफ थ्रोन्स के मुख्य मेकअप डिजाइनर और प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट थे, जिनके साथ मेलिसा लेकरस्टीन, कॉनर ओ सुलिवन और रॉब ट्रेंटन थे। चौथे सीजन की शुरुआत में एंगेलिन की टीम की जगह जेन वॉकर और उनकी टीम ने ले ली, जिसमें एन मैकेवान और बैरी और सारा गोवर शामिल थे। शो में 130 से अधिक मेकअप आर्टिस्ट और प्रोस्थेटिक डिजाइनरों ने काम किया। सीरीज के परिधानों के डिजाइन कई स्रोतों से प्रेरित थे, जैसे कि जापानी और फारसी कवच। डोथरा की पोशाक बेदुइन की पोशाक से मिलती जुलती है। एक पोशाक मछली की खाल से बनी थी जो अजगर के शल्कों जैसी दिखती थी, और वाइल्डलिंग्स इनुइट की तरह जानवरों की खाल पहनते हैं। वाइल्डलिंग हड्डियों का कवच असली हड्डियों के सांचों से बनाया जाता है और इसे धागे और लेटेक्स से जोड़ा जाता है, जो बिल्ली की आंत जैसा दिखता है। हालांकि वाइल्डलिंग्स और नाइट्स वॉच की भूमिका निभाने वाले अतिरिक्त कलाकार अक्सर टोपी पहनते थे। ठंडे मौसम में ये सामान्य था। मुख्य कलाकारों ने आमतौर पर टोपी नहीं पहनी ताकि दर्शक उन्हें पहचान सकें। ब्यॉर्क की एलेक्जेंडर मैक्वीन की हाई नेकलाइन वाली पोशाकों से मार्गेरी टायरेल की फनल नेक वाली पोशाक प्रेरित थी, और वेश्याओं की पोशाकें आसानी से उतारने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। निर्माण के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी कपड़ों को 2 सप्ताह तक पुराना किया गया था, ताकि हाई डेफिनेशन टेलीविजन पर वे यथार्थवादी दिखें। अभिनेत्रियों द्वारा लगभग 2 दर्जन विगों का इस्तेमाल किया गया था। मानव बालों से बने और 61 सेंटीमीटर 2 फीट तक लंबे, इनकी कीमत $7,000 तक थी, और इन्हें असली बालों की तरह धोया और संवारा जाता था। विग लगाना समय लेने वाला काम था। उदाहरण के लिए, एमिलिया क्लार्क को अपने भूरे बालों को प्लैटिनम गोरे विग और चोटियों से संवारने में लगभग 2 घंटे लगते थे। जैक ग्लीसन और सोफी टर्नर जैसे अन्य अभिनेताओं को अक्सर बालों को रंगना पड़ता था। डेनेरिस क्लार्क और उसके डोथराकी जैसे पात्रों के लिए उनके बाल, विग और पोशाकें इस तरह से तैयार की जाती थीं कि वे हफ्तों तक धुली हुई न लगें। दृश्य प्रभाव सीरीज में इस्तेमाल किए गए ढेरों विजुअल इफेक्ट्स के लिए एचबीओ ने पहले सीजन के लिए ब्रिटिश कंपनी ब्लू बोल्ट और आयरिश कंपनी स्क्रीन सीन को काम पर रखा था। ज्यादातर वातावरण 2.5D प्रोजेक्शन के रूप में बनाए गए थे, जिससे दर्शकों को परिप्रेक्ष्य मिलता था और प्रोग्रामिंग बोझिल नहीं लगती थी। 2011 में पहले सीजन के फाइनल एपिसोड फायर एंड ब्लड को उत्कृष्ट विशेष विजुअल इफेक्ट्स के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। विजुअल इफेक्ट्स क्रू में ऑन सेट वीएफएक्स सुपरवाइजर और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल इफेक्ट एडिटर भी शामिल थे। क्योंकि बाद के सीजनों में प्रभाव अधिक जटिल हो गए, जिसमें सीजीआई, जीव, आग और पानी शामिल थे, जर्मनी स्थित पिक्सोमोंडो प्रमुख दृश्य प्रभाव निर्माता बन गया। इसके 12 में से 9 स्टूडियो ने दूसरे सीजन के लिए परियोजना में योगदान दिया, जिसमें स्टटगार्ट प्रमुख स्टूडियो था। दृश्य ब्रिटिश स्थित पीनट एफएक्स, कनाडाई स्थित स्पिन वीएफएक्स और अमेरिकी स्थित ग्रेडियंट इफेक्ट्स द्वारा भी निर्मित किए गए थे। वालार मॉर्गुलिस और वालार दोहेरिस ने पिक्सोमोंडो को क्रमशः 2012 और 2013 में उत्कृष्ट विशेष दृश्य प्रभावों के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार दिलाया। एचबीओ ने चौथे सीजन में जर्मनी स्थित मैकेविजन को प्रोजेक्ट में शामिल किया। चौथे सीजन के फिनाले द चिल्ड्रन ने विजुअल इफेक्ट्स के लिए 2014 का एमी अवार्ड जीता। चौथे सीजन के अतिरिक्त निर्माताओं में कनाडा स्थित रोडियो एफएक्स, जर्मनी स्थित स्कैनलाइन वीएफएक्स और अमेरिका स्थित बेग्ड एफएक्स शामिल थे। चौथे और 5वें सीजन में किशोर ड्रैगनों की मांसपेशियों और पंखों की गति काफी हद तक एक मुर्गी पर आधारित थी। पिक्सोमोंडो ने 22 से 30 लोगों की एक टीम को केवल डेनेरिस टारगेरियन के ड्रैगनों को विजुअलाइज करने पर केंद्रित रखा, जिसमें प्रति सीजन औसत उत्पादन समय 20 से 22 सप्ताह था। 5वें सीजन के लिए एचबीओ ने अपने मुख्य विजुअल इफेक्ट्स निर्माताओं की सूची में कनाडा स्थित इमेज इंजन और अमेरिका स्थित क्रेजी हॉर्स इफेक्ट्स को जोड़ा। विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर जो बाउर ने कहा कि वीएफएक्स टीम ने सभी 8 सीजन में 10,000 से अधिक विजुअल इफेक्ट्स शॉट्स पर काम किया। शो की विजुअल इफेक्ट्स टीम में 300 से अधिक कलाकारों ने काम किया। शो ने विजुअल इफेक्ट्स के लिए 8 क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स जीते। लगातार 7 सीजन में उत्कृष्ट विशेष विजुअल इफेक्ट्स के लिए पुरस्कार जीता।
शीर्षक अनुक्रम। मुख्य लेख। गेम ऑफ थ्रोन्स का शीर्षक अनुक्रम। सीरीज का टाइटल सीक्वेंस एचबीओ के लिए प्रोडक्शन स्टूडियो इलास्टिक द्वारा बनाया गया था। क्रिएटिव डायरेक्टर एंगस वॉल और उनके सहयोगियों को इस सीक्वेंस के लिए 2011 का प्राइम टाइम एमी अवार्ड फॉर मेन टाइटल डिजाइन मिला, जिसमें सीरीज की काल्पनिक दुनिया का त्रि-आयामी नक्शा दिखाया गया है। नक्शा एक गोले के अंदर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसे एक आर्मिलरी स्फीयर में स्थित एक छोटे से सूर्य द्वारा केंद्रीय रूप से प्रकाशित किया जाता है। जैसे ही कैमरा नक्शे पर घूमता है और एपिसोड की घटनाओं के स्थानों पर फोकस करता है, घड़ी की कल जैसी संरचनाएं आपस में जुड़ जाती हैं और इमारतों और अन्य संरचनाओं को नक्शे से उभरने देती हैं। टाइटल संगीत के साथ मुख्य कलाकारों और क्रिएटिव स्टाफ के नाम दिखाई देते हैं। ये सीक्वेंस लगभग 90 सेकंड के बाद टाइटल कार्ड और संक्षिप्त ओपनिंग क्रेडिट के साथ समाप्त होता है, जिसमें एपिसोड के लेखक और निर्देशक का विवरण दिया गया है। कहानी आगे बढ़ने के साथ इसकी संरचना बदलती रहती है और नए स्थान उन स्थानों की जगह लेते हैं जो कम प्रमुखता से या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। एंटरटेनमेंट वीकली ने टाइटल सीक्वेंस को टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ में से एक बताया। इसे वेस्टेरॉस का एक सर्वसमावेशी क्रूज कहा। संगीत। मुख्य लेख। गेम ऑफ थ्रोन्स का संगीत रामिन जवाड़ी। गेम ऑफ थ्रोन्स का संगीत रामिन जवाड़ी ने तैयार किया था। रामिन जवाड़ी ने इस सीरीज का संगीत तैयार किया। पहले सीजन का साउंड ट्रैक, जो सीरीज के प्रीमियर से लगभग 10 सप्ताह पहले लिखा गया था, जून 2011 में वारेस साराबांडे द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद के सीजनों के साउंड ट्रैक एल्बम जारी किए गए हैं, जिनमें द नेशनल, द होल्ड स्टेडी और सिगुर रोज के ट्रैक शामिल हैं। जवाड़ी ने प्रत्येक प्रमुख घराने और कुछ मुख्य पात्रों के लिए आवर्ती थीम तैयार की। कुछ थीम विकसित हुई। डेनेरिस टारगेरियन की थीम सरल थी और प्रत्येक सीजन के बाद अधिक जटिल होती गई। शुरुआत में उनकी थीम केवल एक वाद्य यंत्र सेलो द्वारा बजाई जाती थी और जवाड़ी ने बाद में इसमें और वाद्य यंत्रों को शामिल किया। शो पर अपने काम के लिए जवाड़ी को विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक के लिए 2 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मूल रूप से तैयार किए गए संगीत के अलावा कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने 26 अप्रैल 2019 को फॉर द थ्रोन म्यूजिक इंस्पायर्ड बाय द एचबीओ सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स कंपेनियन एल्बम जारी किया। भाषा। गेम ऑफ थ्रोन्स के वेस्टेरॉसी पात्र ब्रिटिश लहजे वाली अंग्रेजी बोलते हैं, अक्सर लेकिन हमेशा नहीं उस अंग्रेजी क्षेत्र के लहजे के साथ जो पात्र के वेस्टेरॉसी क्षेत्र से मेल खाता है। उत्तरी क्षेत्र के एडवर्ड स्टार्क अभिनेता शॉन बीन के मूल उत्तरी लहजे में बोलते हैं और दक्षिणी लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर दक्षिणी लहजे में बोलते हैं, जबकि डॉन के पात्र स्पेनिश लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं। वेस्टेरॉस के बाहर के पात्रों का अक्सर गैर ब्रिटिश लहजा होता है। हालांकि वेस्टेरॉस की आम भाषा अंग्रेजी के रूप में दर्शाई गई है, निर्माताओं ने उपन्यासों में मौजूद कुछ शब्दों के आधार पर डोथराकी और वैलिरियन भाषाओं के निर्माण का काम कॉनलैंगर डेविड जे पीटरसन को सौंपा। निर्माण से पहले पीटरसन ने अनुवाद और शब्द क्रिया सहित डोथराकी भाषा सामग्री के 300 पृष्ठ लिखे। डोथराकी और वैलिरियन संवादों को अक्सर अंग्रेजी में उपशीर्षक किया जाता है। भाषा शिक्षण कंपनी डुओलिंगो ने 2017 में हाई वैलिरियन में पाठ्यक्रम देना शुरू किया, जिसके लिए 2017 और 2020 के बीच 1.2 मिलियन लोगों ने पंजीकरण कराया। उपलब्धता। प्रसारण। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रसारण संयुक्त राज्य अमेरिका में एचबीओ द्वारा और अन्य देशों में इसकी स्थानीय सहायक कंपनियों या अन्य भुगतान टेलीविजन सेवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ या कुछ हफ्तों या महीनों बाद किया गया था। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रसारण करने वाले प्रसारकों में ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स शोकेस, कनाडा में एचबीओ कनाडा, सुपर एक्रान और शोकेस, लैटिन अमेरिका में एचबीओ लैटिन अमेरिका, न्यूजीलैंड में स्काई टेलीविजन नेटवर्क के सोहो और नियॉन, और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में स्काई अटलांटिक शामिल थे। भारत में श्रृंखला के 2 संस्करण प्रसारित किए गए। स्टार वर्ल्ड ने श्रृंखला का एक सेंसर किया हुआ संस्करण अमेरिका के साथ ही टेलीविजन पर प्रसारित किया, जबकि एक बिना सेंसर वाला संस्करण हॉटस्टार ऐप पर लाइव देखने के लिए उपलब्ध कराया गया था। 23 जनवरी 2015 को चौथे सीजन के अंतिम 2 एपिसोड संयुक्त राज्य अमेरिका के 205 आईमैक्स सिनेमाघरों में दिखाए गए, जो इस प्रारूप में प्रदर्शित होने वाली पहली टेलीविजन श्रृंखला थी।
शो ने अपने उद्घाटन दिवस पर बॉक्स ऑफिस पर $686,000 कमाए और अपने शुरुआती सप्ताहांत के दौरान $1.5 मिलियन कमाए। पूरे सप्ताह चलने वाले इस शो ने कुल 1,08,99,092 की कमाई की। 8वें सीजन के प्रीमियर से पहले एचबीओ ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो के सिनेमाघरों में 7वें सीजन का द स्पॉइल्स ऑफ वॉर एपिसोड प्रदर्शित किया। होम मीडिया और स्ट्रीमिंग गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन के 10 एपिसोड 6 मार्च 2012 को डीवीडी और ब्लू रे बॉक्स सेट के रूप में रिलीज किए गए थे। बॉक्स सेट में अतिरिक्त पृष्ठभूमि और पर्दे के पीछे की सामग्री शामिल है, लेकिन कोई भी हटाए गए दृश्य नहीं है, क्योंकि पहले सीजन के लिए शूट किए गए लगभग सभी फुटेज का उपयोग किया जा चुका था। रिलीज के बाद के सप्ताह में बॉक्स सेट की 350,000 से अधिक प्रतियां बिकीं, जो किसी भी एचबीओ श्रृंखला के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहले सप्ताह की डीवीडी बिक्री है। इस श्रृंखला ने डिजिटल डाउनलोड बिक्री के लिए एचबीओ श्रृंखला का रिकॉर्ड भी बनाया। नवंबर 2012 में एक कलेक्टर संस्करण बॉक्स सेट जारी किया गया था, जिसमें पहले सीजन के डीवीडी और ब्लू रे संस्करणों को दूसरे सीजन के पहले एपिसोड के साथ संयोजित किया गया था। सेट में एक ड्रैगन अंडे के आकार का पेपरवेट शामिल है। दूसरे सीजन के डीवीडी ब्लू रे बॉक्स सेट और डिजिटल डाउनलोड 19 फरवरी 2013 को उपलब्ध हो गए। पहले दिन की बिक्री ने एचबीओ के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 241,000 बॉक्स सेट बिके और 355,000 एपिसोड डाउनलोड किए गए। तीसरा सीजन अमेरिकी प्रीमियर के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई आईट्यून्स स्टोर पर डिजिटल डाउनलोड के रूप में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया था और 18 फरवरी 2014 को क्षेत्र 1 में डीवीडी और ब्लू रे पर रिलीज किया गया था। चौथा सीजन 17 फरवरी 2015 को डीवीडी और ब्लू रे पर रिलीज किया गया था और पांचवां सीजन 15 मार्च 2016 को। छठे सीजन के ब्लू रे और डीवीडी संस्करण 15 नवंबर 2016 को रिलीज किए गए थे। 2016 से शुरू होकर एचबीओ ने स्टील बुक ब्लू रे सेट जारी करना शुरू किया, जिसमें डॉल्बी ट्रू एचडी 7.1 और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो विकल्प दोनों शामिल हैं। 2018 में पहला सीजन अल्ट्रा एचडी ब्लू रे पर 4K HDR में रिलीज किया गया था। 7वें सीजन के ब्लू रे और डीवीडी संस्करण 12 दिसंबर 2017 को रिलीज हुए। अंतिम सीजन 3 दिसंबर 2019 को डीवीडी और ब्लू रे पर रिलीज हुआ। होम रिलीज में बिहाइंड द सीन फुटेज और कलाकारों की कमेंट्री भी शामिल थी। सभी 8 सीजन वाला एक बॉक्स सेट, जिसमें कॉनन ओब्रायन द्वारा होस्ट किया गया कलाकारों का पुनर्मिलन भी शामिल था, 3 दिसंबर 2019 को डीवीडी और ब्लू रे पर रिलीज हुआ और 3 नवंबर 2020 को 4K अल्ट्रा एचडी ब्लू रे पर भी रिलीज हुआ। प्रत्येक सीजन के ब्लू रे और डीवीडी सेट में कई छोटे स्थिर गति वाले एनिमेटेड दृश्य शामिल हैं, जिनका शीर्षक इतिहास और लोक कथाएं हैं। इनमें कलाकारों द्वारा उनके पात्रों के रूप में वेस्टेरोस के इतिहास की घटनाओं का विवरण दिया गया है। 7वें सीजन के लिए इसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स कॉन्क्वेस्ट एंड रिबेलियन को शामिल किया जाना था, जिसे पिछले वीडियो की तुलना में एक अलग एनिमेशन शैली में चित्रित किया गया था। ये सीरीज एगॉन टारगेरियन द्वारा वेस्टेरोस के 7 राज्यों की विजय पर केंद्रित है। सीरीज के समापन के एक सप्ताह बाद एचबीओ ने गेम ऑफ थ्रोन्स द लास्ट वॉच नामक एक बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री जारी की। इस कार्यक्रम में सीजन 8 के निर्माण के साथ साथ कलाकारों के साथ पठन पाठन और साक्षात्कार भी शामिल थे। अगस्त 2022 में पूरी श्रृंखला 4K डॉल्बी विजन HDR और डॉल्बी एटमॉस में HBO मैक्स पर रिलीज हुई। सर्वाधिकार उल्लंघन गेम ऑफ थ्रोन्स की व्यापक रूप से पायरेटेड कॉपी बनाई गई है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर। फाइल शेयरिंग समाचार वेबसाइट टॉरेंट फ्रीक के अनुसार ये 2012 से 2019 तक 2018 को छोड़कर जब कोई नया एपिसोड प्रसारित नहीं हुआ, सबसे अधिक पायरेटेड टेलीविजन श्रृंखला थी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे 2015 में सबसे अधिक पायरेटेड टेलीविजन कार्यक्रम घोषित किया। 2015 की पहली तिमाही में अवैध डाउनलोड बढ़कर लगभग 7 मिलियन हो गए, जो 2014 से 45% अधिक है। 2000 पार में एक अनाम एपिसोड को सार्वजनिक बिटॉरेंट ट्रैकर्स के माध्यम से लगभग 4.28 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था, जो लगभग इसके प्रसारित दर्शकों की संख्या के बराबर है।
ऑस्ट्रेलिया में पायरेसी की दरें विशेष रूप से उच्च थीं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी राजदूत जेफ ब्लीच ने 2013 में वहां इस प्रथा की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। 2015 से पहले गैर एचबीओ प्रसारकों द्वारा उपलब्धता में देरी और उनकी सेवाओं की सदस्यता की लागत को श्रृंखला के अवैध वितरण के कारणों के रूप में बताया गया है। टॉरेंट फ्रीक के अनुसार गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रसारण करने वाली सेवा की सदस्यता की लागत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति माह $25 तक, यूके में प्रति एपिसोड $26 तक और ऑस्ट्रेलिया में प्रति एपिसोड $52 तक थी। 2013 में अनधिकृत डाउनलोड से निपटने के लिए एचबीओ ने कहा कि उसका इरादा अमेरिकी प्रीमियर के एक सप्ताह के भीतर अपनी सामग्री को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने का है, जिसमें एचबीओ गो भी शामिल है। 2015 में 5वें सीजन का 170 देशों और एचबीओ नाउ उपयोगकर्ताओं के लिए एक साथ प्रसारण किया गया। 11 अप्रैल को सीजन प्रीमियर से एक दिन पहले 5वें सीजन के पहले 4 एपिसोड की स्क्रीनर प्रतियां कई फाइल शेयरिंग वेबसाइटों पर लीक हो गईं। लीक होने के एक दिन के भीतर फाइलें 800,000 से अधिक बार डाउनलोड की गईं। एक सप्ताह में अवैध डाउनलोड 32 मिलियन तक पहुंच गए, जिसमें सीजन 5 का प्रीमियर द वॉर्स टू कम 13 मिलियन बार पायरेटेड किया गया। सीजन 5 का समापन मदर्स मर्सी बिटॉरेंट फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल के इतिहास में एक साथ सबसे अधिक साझा की गई फाइल थी, जिसे 8 घंटे में 250,000 से अधिक लोगों ने साझा किया और 1.5 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया। एचबीओ ने अनधिकृत प्रतियों और स्पॉइलर के प्रसार को रोकने के लिए छठे सीजन के लिए प्रेस को स्क्रीनर नहीं भेजे। सीजन 7 को 1 बिलियन से अधिक बार अवैध रूप से स्ट्रीम या डाउनलोड किया गया, जिसमें सीजन के औसतन 14.7 बिलियन अवैध व्यूज थे और सीजन के समापन को पहले 72 घंटों के भीतर 120 मिलियन से अधिक अवैध व्यूज मिले। एंटी पायरेसी कंपनी म्यूसो के अनुसार 8वें सीजन को भारत और चीन में सबसे अधिक अवैध रूप से डाउनलोड या देखा गया। अंतिम सीजन के लिए अवैध दर्शकों की संख्या कानूनी दर्शकों की संख्या से दोगुनी थी। सीजन 8 के प्रीमियर विंटरफेल के लिए 55 मिलियन अवैध डाउनलोड हुए, जबकि एचबीओ प्लेटफॉर्म पर 17.4 मिलियन लोगों ने देखा। सीरीज के निर्देशक डेविड पेट्रार्का और टाइम वार्नर के सीईओ जेफ बेवकस समेत पर्यवेक्षकों का कहना था कि अवैध डाउनलोड से सीरीज की संभावनाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे चर्चा और सामाजिक टिप्पणी से लाभ हुआ और उच्च पायरेसी दर से सब्सक्रिप्शन में कोई खास कमी नहीं आई। पॉलीगॉन के अनुसार पायरेसी और लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने के प्रति एचबीओ का नरम रवैया प्रीमियम टेलीविजन के फ्री टू प्ले मॉडल के समान था। 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक पैनल चर्चा में सीरीज के सह निर्माता डेविड बेनियॉफ ने कहा कि उन्हें बस इस बात की खुशी है कि लोग सीरीज देखते हैं। अवैध रूप से डाउनलोड किए गए एपिसोड कभी-कभी दर्शकों को इतना आकर्षित करते हैं कि वे एक कॉपी खरीद लेते हैं, खासकर उन देशों में जहां गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रसारण नहीं होता था। सीरीज के सह निर्माता डीबी वेइस की मिलीजुली भावनाएं थीं। उन्होंने कहा कि सीरीज का निर्माण महंगा था और अगर इससे लागत वसूल नहीं होती है तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि इतने सारे लोग शो का इतना आनंद लेते हैं कि वे इसे पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स विशेष रूप से पहले 6 सीजन को आलोचकों से खूब सराहना मिली। हालांकि श्रृंखला में नग्नता और हिंसा के बार-बार इस्तेमाल की आलोचना भी हुई। रोटेन टोमेटोज पर इस श्रृंखला की समग्र रेटिंग 99% और मेटाक्रिटिक पर 86 है। कुछ आलोचकों और प्रकाशनों ने इस शो को अब तक की सर्वश्रेष्ठ एचबीओ श्रृंखलाओं में से एक बताया है। इसके प्रीमियर से पहले प्रशंसकों को इस श्रृंखला का बेसब्री से इंतजार था। जेम्स पोनिवोजिक ने कहा कि पायलट एपिसोड ने एक बहुत बड़ी नींव रखी, जबकि डेन ऑफ गीक के टी सिंह ने कहा कि ये शो लंबे समय तक चलने वाला है। पहले सीजन के समीक्षकों ने कहा कि इस सीरीज में उच्च स्तरीय निर्माण, एक संपूर्ण रूप से विकसित दुनिया और आकर्षक किरदार थे। वैरायटी के अनुसार शायद ही कोई ऐसा शो हो जो अपने नेटवर्क के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स जितना लाभदायक हो जितना कि एचबीओ के लिए है। पे केबलर द्वारा पूरी तरह से निर्मित और केवल एक सीजन के बाद ही वैश्विक स्तर पर धूम मचा देने वाली ये फंतासी श्रृंखला एक ऐसा जुआ था जो बेहद सफल साबित हुआ।
दूसरे सीजन को भी खूब सराहा गया। एंटरटेनमेंट वीकली ने इसकी जीवंत और बेहद मनोरंजक कहानी कहने की शैली की प्रशंसा की और द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार इस सीरीज ने टीवी की सर्वश्रेष्ठ सीरीज में से एक होने का मजबूत दावा पेश किया। इसकी गंभीरता ने इसे मैड मैन या ब्रेकिंग बैड के समकक्ष एकमात्र ड्रामा बना दिया। मध्य के सीजनों को भी आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आईजीएन के मैट फाउलर ने कहा कि ये सीरीज अभी भी काफी शानदार है और उन्होंने किरदारों के विकास की प्रशंसा की। टीवी गाइड ने तीसरे सीजन के अंतिम से पहले वाले एपिसोड द रेन्स ऑफ कास्टामेरे को 21वीं सदी के 65 सर्वश्रेष्ठ एपिसोडों की सूची में तीसरे नंबर पर रखा। चौथे सीजन में भी आलोचकों की प्रशंसा जारी रही। एंटरटेनमेंट वीकली के डैरेन फ्रेनिच ने इस सीजन को शो की आइकॉन बनाने की शक्ति का चरम बताया। द इंडिपेंडेंट ने कहा कि शो उपन्यासों से काफी अलग था, हालांकि बदलावों से शो को फायदा हुआ और मूल पाठ को बहुत अच्छे से संक्षिप्त किया गया। पांचवें सीजन को भी आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, हालांकि कुछ टिप्पणीकारों ने अनबाउड अनबेंट अनब्रोकन एपिसोड में यौन उत्पीड़न की आलोचना की। छठे सीजन को भी अच्छी समीक्षाएं मिली। टाइम पत्रिका ने सीजन की शुरुआत में कहानियों की पुनरावृत्ति की आलोचना की, हालांकि इसके एक समीक्षक ने बैटल ऑफ द बेस्टर्ड्स एपिसोड की प्रशंसा करते हुए इसे शो के सर्वश्रेष्ठ एपिसोड में से एक बताया। एक समीक्षक ने यह भी कहा कि पूरे सीजन में महिलाओं के अनुकूल विषय अधिक थे, जबकि दूसरे ने आर्या स्टार्क की कहानी को विशेष रूप से सराहा। अंतिम 2 सीजनों की ओर बढ़ते हुए किताबों से नई सामग्री की कमी के कारण श्रृंखला पात्रों पर कम और बड़े ट्विस्ट और तमाशों पर अधिक निर्भर हो गई। इन सीजनों, विशेष रूप से 8वें सीजन को अधिक आलोचना मिली। 7वें सीजन की एक्शन दृश्यों और केंद्रित मुख्य पात्रों के लिए प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी गति और कथानक के विकास के लिए आलोचना भी हुई, जिसे तर्कहीन कहा गया। वॉक्स के लिए लिखते हुए एमिली वैंडरवर्फ ने मूल सामग्री से विचलन को चक्रीय कहानी कहने का एक कारण बताया। 8वें सीजन की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। द गार्जियन ने कहा कि कथानक में जल्दबाजी थी, जो अपने पात्रों या अभिनेताओं के साथ न्याय करने में विफल रही। द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए मॉरीन रयान ने सीजन में महिलाओं के प्रति दिखाए गए संकीर्ण दृष्टिकोण की निंदा की और कहा कि निर्णय बिना किसी दूरदर्शिता या विचार के लिए गए और लागू किए गए थे, और उन्होंने अंतिम से पहले वाले एपिसोड को गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे बुरा रूप घोषित किया। तो बात कर ली जाए इसके एपिसोडों की, सेक्शनों की, तो अब तक हमें 8 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं और जिनमें 73 एपिसोड हमें टोटल देखने को मिल चुके हैं। बाकी अब नया सेक्शन हमें देखने को मिल सकता है जिसमें 6 से 7 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस एक तरह से फ्रेंचाइजी के बारे में बता दी है, सीरीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।